Hello everyone, welcome again to my channel Dear English Decoder. Myself विकास सिन्हा. सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे पहले वीडियो जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड था उसको बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ. आज का वीडियो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस पर बेस्ड है और इस वीडियो को भी आप पूरा अंत तक देखें. इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. जिस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सारे के नाम और काम अलग अलग हैं. इन द सेम वे सेंटेंस के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट, ये सारे पार्ट्स हैं सेंटेंस के. सारे का नाम और काम अलग अलग है. अब इसमें हम वन बाय वन सबको समझेंगे कि सबका काम क्या है, किस सेंटेंस में किसका क्या रोल है. इसको अगर अच्छा नहीं समझें तो आगे तो दिक्कत आनी है. तो चलिए इस वीडियो में हम पूरे चीज़ों को समझते हैं. सबसे पहले यहाँ देखिए, इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है, फिर कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट में डिफरेंस क्या है. यहाँ तो बहुतों को यही पता नहीं रहता है कि एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट है क्या, डिफरेंस तो बात की चीज़ है. तो यहाँ हम सारी चीज़ों को समझेंगे. सबसे पहले एक बात समझें कि किसी भी सिंपल सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. जैसे हमारा होता है ना, बॉडी में सिर, गर्दन, धड़ और पैर. यानी सबसे पहले सिर, उसके बाद गर्दन, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन बॉडी हो गया, मेन वर्ब, उसके बाद जैसे हमारा पैर हो गया वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. लेकिन कभी कभी हो सकता है कि किसी का पैर नकली हो, है ना, वो हैंडीकैप हो, नकली पैर लगाया, वो समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, यानी वो ऑब्जेक्ट नहीं है. तो हम यहाँ समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है. तो अब यहाँ पर है, हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में है ही इज प्लेइंग फुटबॉल. अब ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट. लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए, रोहित इज अ प्लेयर. तो रोहित इज अ सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब. अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है जबकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब था. अब रीजन यहाँ है कि देयर आर टू वर्ब्स हियर, इसलिए एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है. हेल्पिंग क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है. लेकिन यहाँ पे वही इज आ रहा है तो ये मेन वर्ब इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ब है. और जब एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब वही ना हो गया. दो रहता तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब. लेकिन यहाँ जब सिंगल यही है तो ऑल इन ऑल है, यानी कि मेन वर्ब. जरूरत के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है. चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कैसे पता लगाएंगे, वही हम आगे पढ़ना है. तो अब यहाँ पे हम देखें कि सब्जेक्ट, ठीक है, अब सब्जेक्ट के बारे में हम सबसे पहले समझें कि सब्जेक्ट है क्या. तो देखिए सब्जेक्ट का डेफिनेशन है, इट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट. इट इज व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन. यानी वो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, है ना, जिसके बारे में सेंटेंस के में चर्चा होती है, या वो सब्जेक्ट जो है वो कोई काम करता है, इट परफॉर्म्स द एक्शन. अब एग्जाम्पल है, शी डांसेस, तो हु परफॉर्म्स, शी, यानी इस सेंटेंस में शी की बात हो रही है, तो दिस इज अ सब्जेक्ट. आई टीच स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो आई जो है वो सब्जेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि आई मतलब मैं एक्शन करता हूँ, टीच, यानी मैं परफॉर्म करता हूँ, और सेंटेंस किसके बारे में है, तो आई के बारे में है, तो ये सब्जेक्ट हो गया. थर्ड सेंटेंस है, रमेश इज रीडिंग. अब रमेश क्या काम कर रहा है,
तो वो पढ़ने का काम कर रहा है, यानी सेंटेंस में रमेश की बात हो रही है, रमेश परफॉर्म कर रहा है एक्शन को पढ़ने का। तो ये शी, आई एंड रमेश ऑल आर सब्जेक्ट्स, यानी ये सारे या तो परफॉर्म कर रहे हैं या उसमें इस सेंटेंस में उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की बात करें, नाम है मेन वर्ब, तो क्लियर है कि नाम में ही छिपा हुआ है मेन, है ना, यानी इसका काम मेन है। तो ये क्या बताता है? इट शोज द एक्शन। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। रोहन इज प्लेइंग द गिटार। रोहन गिटार बजा रहा है। अब रोहन गिटार बजा रहा है यानी एक्शन कौन हो गया? प्लेइंग। तो एक्शन की वजह से ये मेन वर्ब है। उसके बाद आगे है आई अटेंडेड द पार्टी लास्ट नाइट। अब मैंने अटेंड किया, ये भी एक एक्शन है यानी कि मेन वर्ब है। अब मैंने अटेंड किया यानी वहाँ जाके मैंने मौज मस्ती किया, लोगों से बातचीत किया, है ना, अपने को इन्वॉल्व किया, तो कहीं ना कहीं से मैंने एक्शन किया। नेक्स्ट है दे कंप्लीटेड द वर्क। उन लोगों ने वर्क को पूरा किया। अब पूरा किया मतलब उसमें काम किया, अपने आप तो पूरा हो नहीं गया, यानी वे लोग एक्शन किए, तो ये हो गया मेन वर्ब। चलिए अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, नाम से पता लगता है कि ये हेल्प करता होगा, तभी नाम पड़ा ना, हेल्पिंग वर्ब। तो अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? ये वो वर्ब है जो दूसरे वर्ब की हेल्प करता है, यानी इट इज अ वर्ब दैट हेल्प्स अनदर वर्ब। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ही हैज डन द वर्क। ही हैज डन द वर्क यानी हैज और डन दोनों मेन वर्ब्स हैं, लेकिन क्या है कि डन एक्शन बताता है, जो अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा कि एक्शन का मतलब क्या हो गया? वो मेन वर्ब हो गया। और हैज क्या है? इसकी हेल्प कर रहा है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो कहा जाए, ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कैन यू ओपन द डोर। अब कैन यू ओपन द डोर, तो कैन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ओपन एक्शन है, तो ये मेन वर्ब हो गया। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो ओपन यानी कि मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। डिड दे विजिट न्यूयॉर्क लास्ट हॉलीडे। अब यहाँ पे विजिट क्या है? विजिट हो गया एक्शन। अब एक्शन की हेल्प कौन कर रहा है? तो डिड कर रहा है, तो डिड ऑक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है। मेन वर्ब तो मेन होता ही है, मेन वर्ब को जो हेल्प कर दे जो वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है, लेकिन कब? जब एक ही वर्ब हो, सिंगल, और सिंगल हो तो वही मेन है, वही मेन वर्ब बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिस्ट दे दिया ऑक्सिलरी वर्ब के, जो है बी फॉर्म। बी में कौन कौन आता है? एम, एज, आर, वॉज, वर, बी, बिंग। उसके बाद कैन, कुड। अब डू फॉर्म में क्या क्या आता है? डिड, डज, डूइंग। फिर हैव फॉर्म में क्या आता है? हैड, हैज, हैविंग। इसके अलावा मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में हम समझते हैं, जो अभी हम लोगों ने शुरू में देखा था कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस हम तब समझेंगे जब हम पहले ऑब्जेक्ट को समझ लें। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन करे और उसका प्रभाव जिस पे पड़े वो ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
यहाँ पे मैंने क्या लिखाया है, प्रमोद ब्रोक द चेयर। अब प्रमोद हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन कर रहा है। अब एक्शन क्या कर रहा है, ब्रोक यानी तोड़ा। किसको तोड़ा, चेयर पे तोड़ा। तो अब रही बात कि चेयर पर इसका प्रभाव पड़ा। प्रमोद ने जो एक्शन किया ब्रोक का, चेयर टूट गया। इट मीन्स कि इस पे इसका प्रभाव पड़ा, इसने एक्शन को रिसीव किया, है ना। एक यहाँ मैंने लिखा है क्या। अब क्या इसलिए कि एक ट्रिक है समझने का कि क्या तोड़ा, प्रमोद ने क्या तोड़ा, यानी व्हाट डिड प्रमोद ब्रेक। तो क्या का जब जवाब आ जाए तो क्या का जवाब जो आ जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रमोद ब्रोक व्हाट, तो द चेयर। तो चेयर इज एन ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यहां भी मैंने क्या लिखा है कि वह खेल रहा है। तो क्या खेल रहा है भाई, तो वो फुटबॉल खेल रहा है। तो क्या का जवाब आया ना, तो इसलिए जब क्या का जवाब आ जाए तो वो फुटबॉल यहाँ पे बात हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब एक और क्या है, दे आर बीटिंग सोनू। अब दे आर बीटिंग सोनू, तो जैसे क्या में एक जवाब आया था ना, तो एक और है कि किसको, किसको यानी हुम। देखिए मैंने यहाँ ट्रिक भी लिख दिया है, व्हाट एंड हुम, क्या और किसको। क्या और किसको का जवाब जब मिल जाए जिस वर्ड से, तो समझ जाइए कि वो ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर इसका सवाल किया जाए इसमें दे आर बीटिंग सोनू में, कि अगर मैं पूछूं वे लोग पीट रहे हैं तो किसको, तो जवाब आएगा सोनू, यानी सोनू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ट्रिक है इसको आसानी समझने के लिए कि व्हाट और हुम का जवाब जो मिल जाए वो ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट के टाइप्स भी क्या हैं, है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, जिसका जवाब व्हाट से मिले, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जिसका जवाब हुम से मिले यानी किसको से मिले। एग्जाम्पल देखिए, रमेश गेव मी अ बुक। रमेश गेव मी अ बुक। अब देखिए रमेश ने मुझे दिया, क्या दिया, तो बुक दिया। क्या दिया, बुक दिया। तो देखिए व्हाट, क्या, तो क्या का जवाब मिला क्या, तो बुक। तो व्हाट का जवाब जब आया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैंने मेंशन किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब रही बात कि किसको दिया, रमेश ने बुक तो दिया, किसको दिया, तो मुझे दिया, हुम, मुझे। तो रमेश गेव मी, यानी मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी व्हाट का जवाब मिला बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है क्या, और यहाँ पर किसको का जवाब मिला मी, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए अनदर एग्जाम्पल। अब अनदर एग्जाम्पल क्या है, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन जो टीचर ने पूछा, तो यहाँ सवाल है कि किससे पूछा, किससे यानी हुम, किससे पूछा ना, तो स्टूडेंट से पूछा। तो किससे का जवाब आ गया, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये सवाल हो कि टीचर ने क्या पूछा, व्हाट, तो ये क्वेश्चन पूछा। तो व्हाट का जवाब जब मिले तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया। अब देखिए यहाँ नोट में मैंने क्या लिखा है कि किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। ये ध्यान रखिएगा कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, यदि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी अगर एक सेंटेंस है तो जो भी है, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट है तो पर्सन वाला होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
और थिंग वाला होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है प्रशांत इज बीटिंग सुरेश। फिर से वही सवाल है कि प्रशांत पीट रहा है, किसको? तो किसको, यहां पर तो इसके हिसाब से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा? जब उस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जो कि मैंने यहां लिखा है। लेकिन यहां पर जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो जो भी एक ऑब्जेक्ट है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, लेकिन अगर एक ही है तो वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसपे कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या बोला है भाई। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? इट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। यानी ये वो वर्ड, फ्रेज या क्लॉज है जो कि सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया, ध्यान दे, मतलब ध्यान देना है। देखिए कंफ्यूजन होता है ना, एक कॉम्प्लीमेंट ये वाला होता है जिसका मीनिंग होता है पूरक, COMPLEMENT, लेकिन यहाँ क्या है? PLI, मतलब ई की जगह आई, बाकी सब कुछ सेम है। तो लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा। तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रशंसा वाला नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। पूरक देखिए हिंदी में ही छिपा हुआ है, पूरा करने वाला, यानी सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है। तो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या करता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या करता है इसको समझें। तो कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है ना। सब्जेक्ट को ऐड करने में जो वर्ड आ गया वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आया तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है एग्जाम्पल से। तो पहले देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? इट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब नाम से ही पता लगता है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बोला गया। जैसे द बेबी इज क्यूट, तो बेबी सब्जेक्ट है और बेबी के बारे में क्या बोला जा रहा है? वो क्यूट है, यानी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ऐड हो गया, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये कहलाया। सेकेंड एग्जाम्पल में प्रकाश इज वेरी इंटेलिजेंट, तो प्रकाश इज अ सब्जेक्ट और प्रकाश के बारे में बोला जा रहा है वो क्या है? तो वो इंटेलिजेंट है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो इंटेलिजेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। थर्ड एग्जाम्पल में ही लुक्स हैप्पी, अब ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं तो वो क्या लगता है? वो हैप्पी लगता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ऐड हो गया मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में हम समझें, नाम से ही पता लग रहा है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। इट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स ऐड हो जाता है। जैसे शी मेड हिम सैड, शी मेड हिम सैड, तो यहाँ पर शी क्या है? सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है और सैड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे शी सैड नहीं है, हिम सैड है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐड हो गया अलग से, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब दे मेड विशाल कैप्टन, अब दे सब्जेक्ट है
विशाल ऑब्जेक्ट है और विशाल के बारे में क्या हो गया, वो विशाल कैप्टन। उन्होंने विशाल को कैप्टन बनाया, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और से डिटेल्स ऐड हो गया, तो कैप्टन ऑब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अनदर एग्जाम्पल, आई कॉल हर फैटी। अब आई सब्जेक्ट है, मैं उसे कॉल करता हूँ फैटी, मैं उसे फैटी कहकर बोलता हूँ, पुकारता हूँ, तो हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में ऐड क्या हो गया अलग से डिटेल्स, फैटी, तो ऑब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एडजंक्ट। अब एडजंक्ट क्या है, ये तो बहुतों के लिए हो सकता है ये वर्ड नया भी हो। तो एडजंक्ट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। यानी ये सेंटेंस का वो पार्ट है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखता है, यानी वो सेंटेंस को मीनिंग को कंप्लीट करने में मदद कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, इसके बिना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या था कि हमको मीनिंग पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत थी, लेकिन एडजंक्ट जरूरी नहीं है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वी गिफ्टेड सोहन अ स्मार्टफोन। वी सब्जेक्ट है, गिफ्टेड वर्ब है, सोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ स्मार्टफोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो मैंने पहले बोला डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या का जवाब क्या दिया, गिफ्ट, तो स्मार्टफोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, हुम, सोहन को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ये सेंटेंस कंप्लीट था, इसमें अलग से कोई इन्फॉर्मेशन न भी मिले तो हमें समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन देखिए अनदर सेंटेंस में, वी गिफ्टेड सोहन अ स्मार्टफोन ऑन हिज बर्थडे। अब देखिए ऑन हिज बर्थडे जो है ये क्या हो गया, ऑन हिज बर्थडे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर ये नहीं भी रहे तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हटा दे तो भी सेंटेंस कंप्लीट है ना, लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, हटा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लग गया तो ये जो पार्ट है वो एडजंक्ट कहलाता है। अनदर एग्जाम्पल समझते हैं, आई मेट हर, मैं उससे मिला, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है, आई सब्जेक्ट, मेट वर्ब, हर ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या है कि अगर हम इसमें देखें, आई मेट हर इन द पार्क, यानी इन द पार्क क्या है, एडजंक्ट, इसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इन द पार्क लग गया तो यही कहलाया एडजंक्ट। अनदर एग्जाम्पल में है, यस्टरडे ही गेव मी अ लेटर। यस्टरडे ही गेव मी अ लेटर, यानी यस्टरडे एडजंक्ट है, क्योंकि इसके बिना भी अगर हम इसको छिपा भी दें तो ही गेव मी अ लेटर सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन ये अलग से जो वर्ड लगा यस्टरडे, ये क्या हो गया, एडजंक्ट हो गया। आई होप कि एडजंक्ट भी कुछ हद तक समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन एडजंक्ट जरूरी नहीं है। यानी कॉम्प्लीमेंट को लिखना ही पड़ेगा सेंटेंस को अगर हमें मीनिंगफुल बनाना है तो, लेकिन एडजंक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये कंपलसरी नहीं है। आई होप कि ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज भी बनाएं ताकि क्लियर भी हो, और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, जैसे है ना, पिक आउट द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एडजंक्ट। यानी इन सेंटेंसेस में आपको ये आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कौन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने 5 क्वेश्चन दिया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन बना रहे
तो आप निसंकोच मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय।